नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे से मुलाकात की और इस दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड में औद्योगिक विकास के लिए मिल रही केंद्र सरकार के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री से राज्य में इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग स्टेशन जल्द बनाने के लिए अनुरोध किया और उत्तराखंड में बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बैटरी उत्पाद में निवेश के लिए सहायता का अनुरोध भी किया। मैंने आज केंद्रीय उद्योग मंत्री जी का आदरणीय महेंद्र पांडे जी का धन्यवाद किया कि लंबे समय से जो हमारा एचएमटी फैक्ट्री की जो ज़मीन राज्य सरकार को मिलनी थी वो उनके सकारात्मक प्रयासों से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उत्तराखंड राज्य को मिल गई है। और उसमें चूँकि निकट भविष्य में बहुत सारे निवेश होने हैं, बहुत सारी औद्योगिक गतिविधियां होनी है, उसके लिए मैंने अनुरोध किया। साथ ही इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर वो जगह जगह पर हमारे यहाँ खोले जाएं। उत्तराखंड राज्य में चार धाम जो हमारा रोड है उस रोड पर और कुमाऊं गढ़वाल की जो कनेक्टिविटी वाले रोड हैं उन सभी रोडों पर खोले जाएं। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जर की जो बैटरी जहाँ से बनती है उनसे भी हमने अनुरोध किया कि वो हमारे यहाँ पर निवेश करें। और साथ ही साथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में अन्य क्षेत्रों में हम चूँकि निवेशकों के लिए काफ़ी सारे काम कर रहे हैं, बहुत सारी जो हमने अपनी लॉजिस्टिक पॉलिसी लाए हैं, इंडस्ट्री की पॉलिसी लाए हैं, उनकी सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो वो सभी अपना निवेश भी करें। और हैवी इंडस्ट्री मंत्री जी से मैंने आज ये अनुरोध किया है कि हमारे राज्य में अधिक निवेशकों को जो है निवेश के लिए प्रोत्साहित करें उनको। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट को राज्य भवन में राज्यपाल ने जनरल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ ग्रहण के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है और प्रभारी सचिव सुरेंद्र नारायण पांडे ने इसको लेकर आदेश जारी किए गए। बता दें कि योगेश भट्ट उत्तराखंड में कई समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं और योगेश भट्ट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है, लोकहित की जानकारी इजी वे से आए, ये हमारी प्राथमिकता है। से हमने जो 4000 है, 4000 में लगभग 2000 हमने 2700 केसेस हमने निपटा लिए हैं। तो पुराने आ रहे हैं जो पिछले 1 साल की पेंडेंसी अगले 6 महीने में हो जाएगी। जो नए केसेस होंगे वो पिछले 6 या 8 महीने के होंगे। तो ये तो प्रोसेस है जिसमें हम निपटाते जा रहे हैं। हर महीने 200 से 300 नए केसेस आते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्राइम न्यूज से खास बातचीत की। प्राइम न्यूज संवाददाता पंकज वानखेड़े से खास बातचीत में गणेश जोशी ने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। इस वक्त बात करने के लिए हैं उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी हैं। सर आज दिल्ली दौरे पर हैं और कई केंद्रीय मंत्री से मुलाकात है, क्या कुछ चर्चा होगी सर? देखिए, जिस विधानसभा से मैं बिलोंग करता हूँ, मसूरी को पहाड़ों की रानी कहा जाता है, देश के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। लेकिन जो मसूरी का लाइब्रेरी चौक है, जो बॉटल नेक है, जाम होने की वजह से टूरिस्ट जो एक बार आता है अगली बार आने में कान पकड़ता है, क्योंकि वहाँ अक्सर बहुत जाम लगता है। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ माननीय गडकरी जी का। उनकी कृपा से 837 करोड़ की टनल हमारी मंजूरी हुई है और उसके शिलान्यास का समय निर्धारित करने के लिए मैं आपसे मिलने आया हूँ। और निश्चित ही उस टनल के बनने के बाद मसूरी का जो जाम की समस्या उससे निदान मिलेगा, हमारे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, जहाँ टूरिस्ट को उसका लाभ मिलेगा, स्थानीय जनता भी उससे लाभान्वित होगी। इसके लिए मैं गडकरी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सर उसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर से भी मुलाकात होनी है आपकी? देखिए, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर है। 2023 को मिलेट ईयर्स घोषित किया है। आज हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में मिलेट्स में बहुत संभावनाएं हैं और मिलेट्स को कैसे बढ़ावा मिले, मिलेट्स की सही कीमत किसानों को कैसे मिले, इसके चिंतन के लिए हम हिमालय राज्यों का एक सम्मेलन उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। उसमें माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का समय निश्चित करने के लिए मैं आया हूं। और जब हम बैठकर विचार विमर्श करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, तो निश्चित ही उसका लाभ मिलेगा। और जो हम कहते हैं कि किसानों की आय दुगनी हम करना चाहते हैं, उस दिशा में एक सार्थक कदम होगा। धन्यवाद सर।
से बात करने के लिए। ये थे उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी। कैमरामैन कमल के साथ पंकज वानखड़े, प्राइम न्यूज़, नई दिल्ली। प्रदेश में अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ा कदम उठाया है। सीएम धामी ने महिलाओं के लिए एक विशेष गौरा शक्ति ऐप का शुभारंभ किया। इस ऐप के जरिए महिलाएं आपराधिक घटनाओं से संबंधित सूचना संबंधित विभाग को दे सकती हैं। महिला उप निरीक्षक जानकी राणा ने आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और महिलाओं को इस ऐप के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सबसे पहले तो मैं महिला शिशु एवं बाल विकास की जो हमारी टीम आई है, इसमें हमारी CDP मैडम आई हैं और मैं सुपरवाइजर कविता। जैसे कि यहाँ पे हमारे थाने से मैडम आई थी, राणा मैम और मंजू मैम, उन्होंने गौरा शक्ति के बारे में हमें बताया कि ये ऐप महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है। जैसे कि हम कभी किसी भी जगह हम फंस गए या हमारे साथ कोई गलत व्यवहार हो रहा है, तो ये ऐप कितनी जल्दी एक्टिव काम करता है। वैसे हमें कभी भी कोई घटना होती है तो हमें FIR दर्ज कराना पड़ता है, पुलिस स्टेशन भागना पड़ता है, कई नॉलेज हमको नहीं होता है। तो ये ऐप हमारे लिए बहुत ईजी है। इसमें हमारा नंबर रजिस्टर करके और उसके बाद हम उसमें रजिस्ट्रेशन होने के बाद वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन वहाँ चला जाएगा। वहाँ से हमें कॉल बैक आएगा, जो भी इंचार्ज SI होगा तो वो हमारी प्रॉब्लम सुन लेगा। तो हमें जो भी प्रॉब्लम होगी तुरंत उस पर कार्यवाही होगी, जो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया है। गौरा शक्ति ऐसा है, सरकार द्वारा एक गौरा शक्ति ऐप बनाया गया है, जो पुलिस द्वारा पुलिस के ऐप में जाके उसके बाद गौरा शक्ति ऐप में जाएंगे। आपको किसी भी कहीं पर भी कोई ऐसी समस्या होगी जिसको आप इसको डाउनलोड करके पुलिस से संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, और वहाँ पर आपके तुरंत आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आज आंगनबाड़ी की आशा कार्यकर्ताएँ, बाल विकास कार्यकर्ताएँ और आंगनबाड़ी की जितनी भी समस्याएँ महिलाएँ थी, सभी यहाँ पर राजीव गांधी कमेटी हॉल पे आई थी, जिन्हें हमने इस ऐप के बारे में बताया और उनके साथ साथ उन्हें लोड भी कराया, ताकि वो अब कभी भी उनको कोई ऐसी परेशानी आती है तो इस ऐप पर जाकर पुलिस से डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं। अंकिता भंडारी केस को कांग्रेस लगातार उठाने का प्रयास कर रही है और इस बार मामला त्रिवेंद्र रावत के बयान को लेकर है, जिस पर उन्होंने आरोपियों का नार्को टेस्ट कराने की बात कही थी। त्रिवेंद्र रावत के इस बयान पर भी कांग्रेस को संदेह नजर आ रहा है। कांग्रेस का मानना है कि त्रिवेंद्र रावत बहुत देर में ये मांग कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पुलिस और सरकार के संरक्षण में VIP को बचाने का काम किया जा रहा है। अब चाहे कोई भी टेस्ट कर लें, वो अपने आप को बचाने में सक्षम हैं। सुनने में आया है कि अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत जी अंकिता हत्याकांड में नार्को टेस्ट पर जोर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट होना आरोपियों का बहुत ज़रूरी है, ताकि अंकिता को पूरा न्याय मिल पाए और VIP कौन था इस नाम का खुलासा हो पाए। लेकिन शायद त्रिवेंद्र जी बहुत भूले हैं, उन्हें पता नहीं है कि इन 2-3 महीनों में जो आरोपी अंदर रहे, गंगा में बहुत पानी बह चुका है। यानी कि उन आरोपियों को आराम से नार्को टेस्ट को कैसे फेल करना है ये सिखाया जा सकता है। नार्को टेस्ट कोई गारंटी नहीं है कि उसमें जो भी व्यक्ति बोलेगा वो सच ही होगा, उसको भी धोखा दिया जा सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं VIP का खुलासा तो इनको दबाव डालकर या जो पुलिस की कार्रवाई होती है उसके थ्रू शुरुआत में ही पता किया जा सकता था कि VIP कौन है। लेकिन पुलिस प्रशासन की कोताही और सरकार की उदासीनता के चलते आज भी प्रदेश की जनता हल्द्वानी में गोला खनन संघर्ष समिति ने प्रदेश में एक रॉयल्टी की मांग को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में खनन कारोबारी जुलूस निकालकर जिला अधिकारी कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर विरोध जताया। इस दौरान खनन कारोबारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं विधायक सुमित हृदयेश ने भी खनन कारोबारियों को अपना समर्थन दिया। खनन कारोबारियों की मांग है कि राज्य में समान रूप से एक रॉयल्टी होनी चाहिए, जिससे कि खनन कारोबार चल सके। देखिए, सरकार की जो गलत खनन नीति है, एक राज्य में कई टाइप की रॉयल्टियाँ हैं, कहीं 7 रुपये की रॉयल्टी है, कहीं 19 रुपये की रॉयल्टी है। और गोला और नंदौर जो नंबर 1 का काम करती है, वहाँ जो है 30 रुपये, 31 रुपये 50 पैसे की रॉयल्टी है। इन रॉयल्टियों की विषमता को देखकर हमने जो है इस बार गाड़ियाँ नहीं निकाली हैं, और उसके साथ साथ परिवहन विभाग के इतने सारे नियम हम पर थोप दिए हैं। जहाँ पर 1400 रुपये की फिटनेस होती थी, आज वहाँ 18,000 की फिटनेस हो रही है। GPS जो है ज़बरदस्ती मुद्दा हम पर ठोका जा रहा है। ये तमाम जो समस्याएं हैं
उनको हम वाहन मालिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हमारे जो है बजट से वो बाहर है, इसलिए हम जो है इस धरने में बैठे हैं। कम से कम 5 करोड़ रुपए रोज का राजस्व का नुकसान हो रहा है, क्योंकि नंदौर है, कोसी है, दापका है, गोला है, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का रोज का राजस्व मिलता है। गाड़ियाँ चल रही होती तो टैक्स मिलता, फिटनेस के पैसे मिलते, इंश्योरेंस के पैसे मिलते, लेकिन क्या कहते हैं, सरकार का इस बातों में ध्यान नहीं है। सरकार का तो सिर्फ एक कामों में ध्यान है, समतलीकरण, पट्टे, रिवर ट्रेनिंग, अवैध खनन, जिसमें कमाई होगी सरकार की, ये पैसा सीधे राजस्व में जाता है। तो इसलिए इसमें जो है कोई काम नहीं हो रहा। नहीं तो हमारी गौला आज खुले हुए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने हो गए होते, कम से कम 5 करोड़ रुपए रोज का सरकार को नुकसान है। अब एक तरफ तो सरकार ने रॉयल्टी 32 रुपये करी है, और जो खनन के पट्टे हैं, किसी की खनन की रॉयल्टी 9 रुपये है, किसी की 14 रुपये है। आदमी बेसमेंट खोद रहा है, उसकी रॉयल्टी तुम्हारी 8 रुपये है, और वो बेसमेंट और उसका माल भी सारा क्रेशरों में ही जाता है। जब क्रेशरों को माल सस्ता मिल जा रहा है, मेरे ख्याल से ये गाड़ी का भाड़ा लगा के 30 रुपये कुंटल पड़ता है, गौला नदी का माल पड़ता है क्रेशर वालों को 70 रुपये, 65 रुपये, तो माल काहे को लेंगे। इससे सरकार के बहुत ही राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। तो हमारी यही मांग है कि सरकार के कि जल्दी जल्दी अपना मांगों को पूरी करें। जिस प्रकार से देखिए समतलीकरण की जो फाइल्स हैं, वहाँ पे रॉयल्टी 7 रुपये ले रही है सरकार, पट्टों पे 19 ले रही है। गौला जो सबसे बड़ा अधिकृत राजस्व देती है पूरे प्रदेश में, वहाँ पे 31 रुपये 50 पैसे। तो एक प्रदेश एक रॉयल्टी का जो नारा है वो सही तो है। आखिरकार ज़बरदस्ती गौला के व्यापार को नष्ट करने की जो साजिश है, साजिश को हम लोग सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि गौला हल्द्वानी की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, और हल्द्वानी आर्थिक राजधानी है पूरे कुमाऊं की। अगर हल्द्वानी की मार्केट चौपट होती है, इसका मतलब यह है कि गौला चौपट हो चुकी है, और गौला को चौपट करने हम नहीं देंगे, तो इसलिए लड़ाई जारी रहेगी। जैसे कि सुबह से ही ये सुनियोजित था, इन लोगों ने इसमें एक नोटिस दिया था इस बात का कि ये लोग रैली निकालेंगे। जो खनन संघर्ष समिति है, इनकी जो अपनी मांगे हैं ये पूर्व में भी इनको बता चुके हैं, लेकिन चूंकि नीतिगत प्रकरण है और आज ये इनको ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को संबोधित इनका ज्ञापन था, जिसके लिए मुझे नामित किया गया था, तो मैंने इनका ज्ञापन लिया है, जो आगे इसमें अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया जाए। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा बस्ती मोटर मार्ग पर एक वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटना का शिकार हो गया। वाहन में 3 लोग सवार थे, जो कि गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 2 लोगों की गंभीर स्थिति को देखते हुए आगे के लिए रेफर कर दिया गया। पिरानकलियर में नाबालिग की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। एसपी स्वप्न किशोर ने जानकारी देते हुए बताया कि 17 दिसंबर के दिन मुस्कान के बेटे अयान की उसके प्रेमी कासिफ ने हत्या कर दी थी, और हत्या के बाद शव को कंबल में लपेटकर गंग नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद आरोपी फरार हो गया था। और मामले की जांच पड़ताल कर पुलिस ने भगवानपुर क्षेत्र से आरोपी कासिफ को गिरफ्तार कर दिया। एक महिला के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस संबंध में चूंकि महिला की शादी को अभी 7 वर्ष से कम समय हुआ है, इसलिए एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के माध्यम से पंचायतनामे की कार्रवाई अमल में लाई गई है। अभी इस संबंध में परिजनों के द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में आएगी। लालकुआ के हल्दूचौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 24 दिसंबर को छात्र संघ के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर एनएसयूआई और एबीवीपी के प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद छात्र नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ महाविद्यालय गेट तक शक्ति प्रदर्शन किया, और जुलूस के दौरान छात्रों ने उम्मीदवारों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं इस मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद लेकर आए, और इस बार हम बहुत बहुमत से विजयी करने वाले, और यहाँ पर अनिल बेलवाल को हम अध्यक्ष बनाकर कॉलेज के लिए हम आगे तक पहुँचाएंगे। छात्र संगठन से हमें यही अपील करना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा लें और अनिल बेलवाल को विजयी बनाएं। पहले कभी लाल बहादुर शास्त्री में कोई भी छात्र संगठन नहीं आए थे चुनाव लड़ने, ना टिकट देने,
लेकिन विजय सामंत जो कि पिछले 4 साल से कॉलेज में इतनी लगातार मेहनत कर रहा है, चाहे वो कोविड का समय हो, सैनिटाइजेशन से लेके बच्चों के पेपर के टाइम पे पानी पिलाने से लेके हर चीज़ के लिए मदद, चाहे वो एमए लाने के लिए आंदोलन हो, चाहे क्लासें खुलवाने के लिए, चाहे एडमिशन की डेट आगे बढ़ाने के लिए, हर चीज़ के लिए विजय ने संघर्ष किया। जिससे डरकर विरोधी खेमा जो है उसने एवीपी की मदद ली। सरकार के दुष्प्रचार कर रही है सरकार, जो लाके यहाँ की धन बल और अपना सारा प्रयोग कर रही है। और विजय सामंत इतनी भारी बहुमत से जीतने वाला है कि ये लोग एवीपी और भाजपा दोनों अपना हकीकत देख के, और छात्रों की जो आने वाले समय में जो छात्र यहाँ के जो बहुमत देंगे विजय सामंत को, आने वाले समय में एवीपी की जमानत के अगली बार से कोई टिकट लेने को तैयार नहीं होगा। छात्र छात्राओं से यही निवेदन करना चाहता हूँ कि विजय सामंत एक वो लड़का है जिसने पिछले 4 साल से लगातार कॉलेज में मेहनत की है, बच्चों के बीच में रहा है। वो अचानक किसी का डमी कैंडिडेट नहीं है जो लाके बीच में खड़ा कर दिया गया हो। वो बच्चों के लिए हमेशा मेहनत करता है। गुरुजनों से लेकर हर जगह उसकी एक छवि ऐसी है जो एक आम बच्चे की होनी चाहिए। बहुत साफ छवि का लड़का है। सभी छात्र छात्राओं से मेरा निवेदन है कि आने वाली 24 तारीख को विजय सामंत के पक्ष में मतदान करें और भारी मतों से विजयी बनाएं। सामंत इस समय पे छात्र संघ अध्यक्ष पद पर अपना नामांकन भर के आया हूं और मैं यहाँ विगत 5 वर्षों से संघर्ष करता आया हूं छात्र छात्राओं के लिए। और मुझे छोटी से छोटी परेशानी मुझे इस महाविद्यालय की पता है कि छात्र छात्राओं की क्या ज़रूरत की चीज़ें हैं, क्या उनको चाहिए, क्या उनका माहौल होना चाहिए। इसी को लेकर मैं छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहा हूँ और विजय प्राप्त करते ही, जैसे ही मेरा विजय की घोषणा होगी, मैं छात्र छात्राओं की समस्या उसी समय उसी सेकंड से स्टार्ट करूंगा और अपने पूरे कार्यकाल के बाद भी जो छात्र छात्राओं को मैं वादा कर रहा हूं वो छात्र छात्राओं की लड़ाई में हमेशा लड़ूंगा। चुनाव लड़ रहे हैं, छात्र संघ का चुनाव चल रहा है और हमारे बेलवाल जी इसमें अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम जो भी लड़के हैं वो सब मोदी का काल चल रहा है और हिंदी युग की शुरुआत है। सबने हिंदुओं का साथ देना है और बहुत बेहतर तरीके से देना है। ठीक है, बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को छात्र संघ ने निभाना है। हर किसी लड़के की जिम्मेदारी है, कोई अराजकता बिल्कुल नहीं फैलानी है क्योंकि अभी ये एक बहुत शुरुआत का समय है, आगे बहुत लंबा इन लोगों ने जाना है। तो बस मैं इन लोगों से यही अपील करूँगा कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव को निभाया जाए। जी एबीवीपी के बैनर के नीचे इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मैं यही कहूँगा कि बेलवाल जी के पक्ष में भारी मतों से चुनाव जीतना उनके अधिकार में है। एबीवीपी का बैनर बहुत बड़ा बैनर है। अनिल बेलवाल नामांकन हो चुका है। जैसे छात्र छात्राओं के एकजुट होने के साथ मेरा नामांकन हो गया है तो मैं आशा करता हूं जैसे आप लोगों ने मेरा अभी तक साथ बना रखा है, आगे भी आप लोगों का साथ मुझे ऐसे ही मिलता रहेगा। 24 तारीख को चुनाव है तो छात्र छात्राओं में दरअसल 5 साल से विगत छात्र छात्राओं के बीच मेहनत कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ कि जैसे आप लोगों ने मुझे सपोर्ट की बदौलत यहाँ तक उतारा है तो आगे भी आप लोगों से आशा करता हूँ ऐसी आशीर्वाद बनाए रखिएगा और मैं आपके हर एक छोटी से छोटी कामों में आपके साथ खड़ा रहूँगा। जीत निश्चित है। जैसे छात्र छात्राओं को उत्साह दिख रहा है, जोश दिख रहा है तो जीत निश्चित ही लगेगी मुझे। डोईवाला के राजकीय प्राथमिक विद्यालय और अपर ज्वाली में किचन न होने से बच्चों को शिक्षा और किचन का काम एक ही रूप में करवाया जा रहा है, जिससे बच्चों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि विद्यालय में कक्षा 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं संचालित होती हैं और जिनमें कुल मिलाकर 26 छात्र छात्राएं मौजूद हैं। शिक्षक, अभिभावक और स्कूली बच्चों ने प्रशासन से अलग से किचन रूम बनाए जाने की मांग की है। मेरा नाम लक्ष्मी रानी है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ और हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ खाना बनता है। हमें कक्षाएं की बहुत जरूरत है। पढ़ाई कैसी होती है यहाँ पे? अच्छी होती है, वैसे हमारे सर बहुत अच्छे हैं। दिक्कत ये है ये राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपर जौली है और 2021 जनवरी में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। उस वक्त ये खंडर हुआ करता था पूरा ना, तो हमने बरामदा इसका कवर किया, एक्स्ट्रा स्पेस की भी ज़रूरत थी। किचन इस विद्यालय में नहीं है शुरू से ही। क्या कारण रहा, बीच में स्कूल बंद भी था तो मेरे ख्याल से उस टाइम पे जो पैसा भी आया होगा तो वापस भी हो गया। लेकिन 2-2.5 साल से मैं लगातार पत्राचार कर रहा हूँ इसमें। तो क्या होता है कि ब्लॉक में दिया लेटर तो उन्होंने आगे लिख दिया कि भाई इस विद्यालय में ये कमी है और ये पूरी की जाए। ज़िले से उन्होंने प्रदेश में लिख दिया, प्रदेश से भी अब मैं फ़ोन कर रहा हूँ, कई चीज़ें होती है, 2-3 बार प्रस्ताव दे दिए और उसके बाद ये होता है कि भाई जिला योजना से बनाया जाए। मेरी कल 3-4 दिन पहले निदेशक महोदय से बात हुई थी, एमडीएम देखते हैं बीसी से, तो उन्होंने कहा कि हमने निर्देश दिए थे जिले को कि ये जिला योजना से बना दीजिए जाए। तो उसके बाद मैंने जिले में संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि जिला योजना कौन देखता होगा, ब्लॉक में आप पता कीजिए। बहुत दिक्कत है सर। मैं पिछले 2 सालों से मेरे बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और मैं यहाँ का अध्यक्ष पद पर हूँ यहाँ पर। और सर यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किचन की है।
आप अंदर चलेंगे मेरे साथ अभी देखना, क्लासरूम में ही भोजन बनाया जाता है, सब वहीं बच्चे खाते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और सर इतना प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। हमने बहुत सुना था इस स्कूल के बारे में कि जब से सर आए हैं बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है, इसलिए हमने दूसरे स्कूल से निकाल कर बच्चे यहाँ पे डाले हैं और बहुत अच्छी पढ़ाई है। यहाँ तक कि जो बच्चे कमज़ोर हैं सर संडे को भी स्कूल में आते हैं, उनको बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है। इतनी कोशिश कर रहे हैं सर भी, मैडम भी अपने आप से पैसे लगा के काम कर रहे हैं। सर हमने तो यही विभाग से यही चाहते हैं कि थोड़ा यहाँ पे किचन वगैरह, थोड़ा यहाँ पे फर्श वगैरह बनाया जाए, कुछ वो बनाया जाए, 1-2 रूम्स और बनाया जा रहे हैं। यहाँ पे वो 1st क्लास से लेकर 5 क्लास तक स्कूल है और देख रहे हैं आप अंदर 2 ही रूम। कोटद्वार एएसपी शेखर चंद सयाल ने कोटद्वार थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस मौके पर एएसपी ने सभी कर्मचारियों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी दी और समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। एएसपी कोटद्वार ने कहा कि कोतवाली में जो 20% कमियां हैं उन्हें जल्द सही करवाया जाएगा और पुलिसकर्मियों से ड्यूटी के दौरान कोई लापरवाही न बरतने की भी बात कही गई। हाँ, कॉलेज का चुनाव थोड़ा एक नया चैलेंज अभी इस हफ्ते के लिए हमारा है। हमारे एसएसआई हमने वहाँ पर चुनाव अधिकारी बना रखे यहाँ से, वो प्रॉपर वहीं पर अपने आपकी मौजूदगी रखेंगे और उस पर्टिकुलर डे में क्लियर कट डायरेक्शन हम एक दिन पहले जो मीटिंग हो रही है छात्रों को और कॉलेज प्रशासन को देंगे। जैसे विजय जुलूस नहीं निकलेगा, जैसे अगर किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़े की नौबत आती है तो फिर कानूनी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। तो क्लियर कट मैसेज दिया गया है और 22 तारीख कल की मीटिंग में भी हम इस चीज़ को देंगे और मेरा मानना है एक बेहतर चुनाव ही आएगा। मंगलौर के केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया और मूर्ति स्थापना दिवस पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस मनाया है। स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक बच्चे MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी का भी पूरा ख्याल रखा जाएगा ताकि डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जा सके। सबसे पहले तो मैं कपूर जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि कपूर साहब जो है यहाँ पे लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य कैरियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जब भी बच्चे को या घर वालों को आप हॉस्पिटल ले जाएंगे तो जो लाइन लगती है हॉस्पिटलों में वो लाइन जो है ख़त्म हो जाएगी कि हेल्थ आईडी से पता चल जाएगा कि बच्चा कब क्या बीमार हुआ था और उसको कौन सी दवाई देनी है। दूसरा, 260 जांचें हमारी सरकार सबकी फ्री करा रही है और आज मैं जो मेडिकल कॉलेज हरिद्वार बन रहा है उसकी रिव्यू बैठक कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में हरिद्वार में MBBS की 100 सीटें जो है यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों की कमी हमारे प्रदेश में बिल्कुल नहीं रहेगी। इसी के साथ हमारे आज के अति विशिष्ट अतिथि मां सरस्वती जी की असीम कृपा आप और हम पर बनी रहे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी